गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी बाय लीज मेथड। सो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी पता करना है। थर्मल कंडक्टिविटी किसका पता करना है? तो यहाँ पर जो ये हमारे पास एक डिस्क दिया हुआ है, ये डिस्क एक पर्टिकुलर तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। तो बेसिकली इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हमें निकालनी है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पता करनी है कि ये हीट को पर यूनिट टाइम कितना आसानी से फ्लो होने देती है, पर यूनिट लेंथ एंड ऑल। मतलब ये सारी चीज़ें थर्मल कंडक्टिविटी के अंडर में आती हैं। सो ये कितना आसानी से हीट को फ्लो होने देती है अपने थ्रू, इसे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के मौसम में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब एकदम ठंडी का मौसम आता है और आप जब लकड़ी को टच करते हैं उस मौसम में लकड़ी को, तो बेसिकली लकड़ी आपको नॉर्मल सी लगती है, कुछ ज़्यादा इसमें खास आपको अलग नज़र नहीं आता है। लेकिन उसी जगह पे आप जब कोई स्टील से या आयरन से बनी हुई चीज़, यानी कि जैसे कि एक स्टील की बनी हुई कुर्सी को छू लेते हैं, तो आपको काफ़ी ठंडा लगता है हाथ पे। उसका रीज़न ये है कि वुड जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो आपकी बॉडी से जो हीट निकल के उसमें जा रही है वो धीरे धीरे जा रही है। अच्छा, आपकी बॉडी से हीट निकल के उसमें क्यों जाएगी? बिकॉज रूम टेम्परेचर तो कम है ना। रूम टेम्परेचर कितना होगा? मे बी 20 डिग्री होगा, 18 डिग्री होगा सर्दी के मौसम में। और आपका जो हाथ है वो 37 डिग्री पे, आपकी बॉडी पूरी 37 डिग्री पे है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है, ये बात हम सभी को पता है। तो हमारी बॉडी से हीट निकल के जा रही है। अच्छा, 23 टेम्परेचर अगर रूम का है तो वो वुड का भी टेम्परेचर 23 ही है, स्टील का भी टेम्परेचर 23 ही है, लोहे का भी टेम्परेचर 23 ही है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होने की वजह से हीट इसमें धीरे धीरे जाती है, मेरे हाथ से धीरे धीरे निकलती है, तो मुझे ये चीज़ इतनी ठंडी नहीं लगती। लेकिन जब मैं इसे पकड़ लेता हूँ तो मेरी बॉडी से बहुत फास्ट हीट यहाँ पे फ्लो होती है। तो समझ रहे हैं आप? मतलब यानी कि पर यूनिट टाइम वाला भी हिसाब है यहाँ पे, पर यूनिट टाइम वाला। यानी कि हीट तो जा रही है दोनों में, लेकिन इसमें जो है ना पर यूनिट टाइम ज़्यादा फास्ट हीट ट्रांसफर हो रही है मेरी बॉडी से इस बॉडी को, स्टील की चीज़ को, लोहे की चीज़ को। तो मेरा हाथ ठंडा फील करता है। तो यही है थर्मल कंडक्टिविटी। और वही चीज़ हमें जानना है कि ये बंदा कितनी आसानी से हीट जो है यहाँ से वहाँ जाने देता है। तो अभी इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत दरअसल ऐसे होगी कि ये जो कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर, इसके अंदर हम पानी भरेंगे। और ज़्यादा पानी नहीं भरना है, सिर्फ एक आधा तक पानी भरना है, बस यहाँ तक समझ लीजिए, हाफ पानी भरना है। और इस में पानी भर के इसे हमें यहाँ पर गैस पर रखना है। तो हम इसे गैस पर रख देंगे। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं है, हाफ के आसपास है लगभग, तो है लगभग, है हाफ पानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इस पे ऊपर कॉर्क लगा देना है, क्योंकि जब हम इसे गर्म करेंगे तो इसमें जो स्टीम निकलेगी उसे स्टीम को पकड़ के रखना है, हमें कहीं जाने देना नहीं है। तो इसलिए कॉर्क लगा के इसे जो है हमने टाइट कर दिया है, कॉर्क लगा के। अब इसमें करना क्या है कि हीट, मतलब सॉरी, स्टीम जो है यहाँ से तो निकल नहीं पाएगी, राइट। लेकिन यहाँ से तो स्टीम निकल सकती है ना, इस पाइप से, इस आउटलेट से। ये जो आउटलेट है इससे स्टीम निकलेगी और इस पाइप के थ्रू जो है, इस पाइप के थ्रू घूम फिर के, देखिए देखिए पाइप कहाँ जा रहा है, देखिए। तो पाइप के थ्रू जो है स्टीम निकल के इस कंटेनर में जाएगी। ये जो अपर चेम्बर बोलते हैं इसको, अपर चेम्बर, स्टीम चेम्बर बोलते हैं, इसमें हीट जाएगी, मतलब स्टीम जाएगी, बेसिकली स्टीम। ये देखिए हम लोगों ने गैस जो है ऑन कर दिया है, पानी हीट होने भी लगा है। करना क्या है इसमें आखिर एग्जैक्टली? तो इसके अंदर ये जो स्टीम चेम्बर है, यहाँ पे हम लोग क्या है ना, ऐसा स्टीम लेके आएंगे। स्टीम होती है बहुत गर्म, 100 के ऊपर उसका टेम्परेचर होता है ना अप्रॉक्सीमेटली। तो बेसिकली वो जो स्टीम है वो इसके अंदर भरती है, और वो स्टीम जो है वो इस चेम्बर को गर्म करेगी। जो स्टीम है वो इस चेम्बर को गर्म करेगी। और फिर ये चेम्बर से हमें गर्म किसे करना है? लोअर डिस्क को, इसे कहते हैं लोअर डिस्क, इसे गर्म करना है। लेकिन किसके थ्रू? ये देखिए, आप देखिए हमने क्या किया कि वही जो मटेरियल था ना जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी पता करनी है, उसे हमने बीच में रख दिया, दिख रहा है आपको? तो अच्छा, इसमें होल दिया हुआ है, इस होल में आपको थर्मोमीटर लगाना है। तो थर्मोमीटर की सेफ्टी के लिए इसे धागे से हमने बांध के रखा हुआ है ताकि गिरे नहीं है। तो इसमें होल में डाल दिया, देखिए थर्मोमीटर है, ये मर्क्यूरी बल्ब है ना। सो थर्मोमीटर इसमें डाल दिया है। वैसे ही यहाँ पे भी नीचे वाले का भी टेम्परेचर हमको जानना है, तो उसके लिए भी थर्मोमीटर हमने जो है इसमें डाल के रख दिया हुआ है। ठीक है, और इसे भी धागे से तरह बांध दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है, ये ऊपर का जो चेम्बर है, ऊपर का चेम्बर, ये क्या करेगा कि ये जो नीचे वाला जो डिस्क है उसे गर्म करेगा। लेकिन गर्म किसके थ्रू करेगा? गर्म करेगा इसके थ्रू। ये जो डिस्क है, इस डिस्क की थर्मल कंडक्टिविटी निकालना है। ये डिस्क लगभग एक, आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो बेसिकली है वुड का बना हुआ है, एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर। तो यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी इसके थ्रू, तभी तो इसकी कंडक्टिविटी का पता चलेगा कि ये कितना एफिशिएंटली यहाँ से वहाँ हीट लेके जा सकता है। तो अभी करना क्या है? पहले तो रूम टेम्परेचर मेजर कर लेना है। तो रूम टेम्परेचर मैंने मेजर करके रखा हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी गर्म होना चालू हुआ नहीं है। तो रूम टेम्परेचर तकरीबन 28.5 के आसपास है। कैन यू सी दैट? यस। अरे आप देखिए ना, 20 और 30 के बीच में 20 मार्किंग्स हैं। 20 और 30 के बीच में 10 मार्किंग नहीं है। अगर एक एक मार्किंग, मतलब 10 मार्किंग होती
तो एक एक मार्किंग 1 के बराबर होती है, तो 21, 22, 23, 24 ऐसा करके टेम्परेचर आता है। लेकिन 20 मार्किंग्स हैं तो आधे आधे वाला भी टेम्परेचर आएगा, तो 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5 ऐसा भी आएगा। ठीक है, तो बेसिकली 28.5 के आसपास लगभग इसका टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर 28.5 है, उसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए इसे वापस से इंसर्ट कर देते हैं। तो इसे मैंने वापस से इंसर्ट कर दिया इस चीज़ के अंदर। अभी होगा क्या, होगा क्या, थोड़ी देर के अंदर, देखिए ज़्यादा पानी नहीं भरना है, आपको मैं ट्रिक बता दूं, अगर इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी भर दिया तो आधा पौना घंटा इसे ही गर्म होने में लग जाएगा, बिकॉज पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। आपको मालूम होना चाहिए, पानी एक कूलेंट की तरह इसी वजह से इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हीट लेके भी जल्दी गर्म नहीं होता है, इसलिए उसको दूसरी चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पानी ज़्यादा नहीं लेना है, पानी कम लेना है। जब आप पानी कम लेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बेसिकली जल्दी जल्दी भाप बन जाएगी, जल्दी स्टीम बन जाएगी और जल्दी से वो उस चीज़ को गर्म करेगी, और जल्दी से जब उसको गर्म करेगी तो ये भी 100 के आसपास पहुंच जाएगा लगभग। हो सकता है एग्जैक्टली 100 ना पहुंचे, बट 99, 98 तो पहुंच ही जाता है। और जब भी 99, 98 पहुंच गया, अभी आपको कुछ करना नहीं है, अभी आपको सब्र करना है। सिर्फ नीचे वाला जो डिस्क है ना, उसका टेम्परेचर नोट करना है। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन ये कभी 100 नहीं पहुंचेगा। 100 तो क्या, ये 90 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पहुंचता है, 60, 70 पे आके अटक जाता है। तो इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि बेसिकली यहाँ से जो हीट है ना, वो इसके थ्रू जब इधर से पास हो रही है, यहाँ से यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, उसी दौरान बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं, एक्सटर्नल लॉसेस भी हो रहे हैं। तो पूरी की पूरी जो हीट इसकी है वो यहाँ पे इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं हो पा रही है, और ये चीज़ जिसको डायरेक्टली स्टीम टच कर रही है वो तो 100 पे पहुंच जा रहा है लगभग, लेकिन ये 100 तक कभी नहीं पहुंच सकता, बल्कि बिकॉज ऑफ सेवरल लॉसेज ये 60 या 70 पे हमेशा हमेशा के लिए अटक जाता है। आप इस बात को समझिए, ये अगर है ना क़यामत तक भी अगर चालू रहेगा, ये अगर आखिरी दम तक भी चालू रहेगा गैस, तो भी टेम्परेचर 100 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता। ये बात आप याद रखिए। क्यों 100 के ऊपर नहीं जा सकता है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इस फ्लेम की भी तो कुछ एक टेम्परेचर है ना, इस फ्लेम का कुछ तो टेम्परेचर होगा, 100, 150 जो भी होगा। तो स्टीम का भी टेम्परेचर 100, 110, 120 हार्डली पहुंचेगा, उससे ऊपर कभी स्टीम का टेम्परेचर नहीं जाने वाला है। अरे फ्लेम के भी खुद टेम्परेचर होते हैं भाई, देयर इज समथिंग कॉल्ड कोल्ड फ्लेम ऑल्सो। कोल्ड फ्लेम ऐसी होती है उसमें आप उंगली डाल देंगे आपको कुछ भी फील नहीं होगा। तो कोल्ड फ्लेम भी होती है, ठंडी फ्लेम्स भी होती हैं। और वेल्डिंग की जो फ्लेम होती है बहुत ही हाई टेम्परेचर फ्लेम होती है। अरे आप इसे अगर 10 घंटा भी इसे गर्म करेंगे ना, तो ये कभी पिघलेगा नहीं। इसका जो टेम्परेचर है 700 के आसपास है, तो ये 100 या 150 डिग्री की जो फ्लेम है वो इसे बर्न नहीं कर सकती, इसे मेल्ट नहीं कर सकती, इस बात को समझिए। तो ये ब्रिटल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसे आप घूसा मारेंगे तो शायद टूट भी जाए, लेकिन ये कभी भी पिघलेगा नहीं, है ना। ऐसा आपके साथ हुआ होगा, आपने कभी दूध बॉईल करने के लिए रख दिया होगा एंड 3-4 घंटे के लिए अगर भूल गए तो पूरा का पूरा जो बर्तन है वो जल जाता है, बल्कि ब्रिटल भी बन जाता है। अगर ज़्यादा जल गया है तो ब्रिटल भी बन जाता है, उसे आप हाथ पैर मारें, घूसा मारें तो टूट भी जाएगा, लेकिन वो पिघलेगा कभी नहीं। तो फ्लेम्स के भी टेम्परेचर होते हैं, इस बात की भी आप जानकारी रखिए। तो वेल्डिंग की फ्लेम ही 1000 डिग्री की होती है, तो वो आयरन को पिघला सकती है ना। तो इसलिए हम दो चीज़ों को पिघला के उन्हें आपस में जोड़ पाते हैं, है ना। दो चीज़ों को पिघला के उन्हें आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। एनीवे सॉरी। सो बेसिकली आप समझिए कि इसके स्टेडी स्टेट आने तक हमें कुछ भी नहीं करना है। जब तक कि ये 60 या 70 पे जाके अटक ना जाए, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसे गर्म होने देते हैं, तब तक हम कुछ और बातें करते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा, स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा, तब आपको अपनी घड़ी के साथ तैयार रहना है। ये देखिए घड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो घड़ी को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसे मैं ऑन कर रहा हूँ। इस घड़ी को देखिए, आप इसे ना पॉइंट वाले में भी रख सकते हैं, देखिए ऐसा पॉइंट वाले में, या फिर आप इसे नॉर्मल भी रख सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल रखूँगा, बिकॉज हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें हर 30 सेकंड पे खाली रीडिंग नोट करनी है, हर 30 सेकंड पे। तो इसकी मुझे क्या ज़रूरत, इसकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना। अरे अगर मुझे 1.5 सेकंड चाहिए होता, 7.2 सेकंड चाहिए होता, तब मैं कुछ करता, लेकिन मुझे तो 1, 2, 3, 4 करके 30 सेकंड चाहिए। हर 30 सेकंड पे टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है। अच्छा वो क्या करना है वो बात की बात है, वो कैसे करना है, कब करना है, उससे बात की बात है। पहले उसे गर्म हो जाने दीजिए, खाली इसको देख लीजिए कैसे ऑपरेट करना है। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसमें सेकंड आना स्टार्ट हो गए। जैसे 30 सेकंड हो जाएंगे, आप इसे यहाँ से स्टॉप कर देंगे। अब आपको अगर अगला 30 सेकंड चाहिए तो आप रीसेट करके अगला 30 सेकंड ला सकते हैं, है ना। मतलब ये तो घड़ी कैसे काम करती है उन्होंने बताया। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे काम नहीं करना है, इस एक्सपेरिमेंट में अलग ही सीन है। एक बार चालू किया तो कभी रुकना ही नहीं है। इसे हर 30 सेकंड, मतलब इसे 30 क्या 50, 100, 1000 भी होने दो, चलते रहने देना है, इसे चलते रहने देना है। लेकिन जैसे जैसे 30 सेकंड हो जाएगा, आप चीज़ें नोट करेंगे। 60 सेकंड हो जाएगा, चीज़ें नोट करेंगे। 90 सेकंड हो जाएगा, चीज़ें नोट करेंगे। 120 सेकंड हो जाएगा, चीज़ें नोट करेंगे। समझिए, हर 30 सेकंड पे नोट करना है। मैं आपको खाली बता रहा था कि जैसे आप रुकाना चाहें तो रुका के रीसेट भी कर सकते हैं, समझ गए। चलिए एनीवे, तो इसे फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी स्टीम तैयार हो चुकी है। कि आपको स्टीम नज़र आ रही है ना, स्टीम नज़र आ रही होगी आपको, राइट। तो बेसिकली स्टीम तैयार हो चुकी है, जो कि इससे बाहर जा रही है ना, इससे बाहर निकल रही है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, यहाँ पे एक बात आप बहुत ही गौर से देख लीजिए कि ये जो हीट करने वाला पार्ट है ना, इसकी देखिए हाइट ऊपर है। देखो हीट करने वाला,
आपको ऐसा ही करना है कि हीट करने वाले को ऊपर रखना है, और जो जहाँ से स्टीम बाहर जाएगी, या फिर पानी अगर जमा हो जाता है, क्योंकि देखो स्टीम जो होती है वो ठंडी चीज़ों को, जैसे ये पहले ठंडा था ना, तो उसको टच करके कंडेंस भी हो जाएगी, पानी भी बनेगी। आपको मालूम होगा ना, जब आपने चावल वावल बनाए होंगे तो जो पतीले के ऊपर का ढक्कन होता है उस पर पानी आ जाता है, नीचे पानी आता है ना, तो उसका रीज़न यही है कि स्टीम जाके उसमें कंडेंस हो जाती है। तो इसमें भी स्टीम कंडेंस होगी, इसमें पानी भर जाएगा, तो वो पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो जाए। तो आप है ना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा रख देते हैं, इसको उल्टा करके रख देते हैं, तो फिर ये बंदा ऊपर हो जाता है और वो बंदा नीचे हो जाता है। उससे कुछ रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा होगा ना कि बहुत ज़्यादा भर जाएगा इसके अंदर पानी। आप क्यों भरना चाह रहे हैं एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर? स्टीम है, स्टीम को ही रहने दीजिए। जो भी थोड़ा बहुत पानी जमा होगा वो उस आउटलेट से बाहर निकल जाना चाहिए, उस आउटलेट से बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए इसको नीचे ही रखिए, इसको ऊपर रखिए। आप हाइट में डिफरेंस देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? यस, देख पा रहे होंगे। चलिए, स्टीम तो निकल रही है, लेकिन मैं अभी तक बेफिक्र क्यों बैठा हुआ हूँ? इसलिए बिकॉज जब तक इसका स्टेडी स्टेट आ नहीं जाता, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मैं इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये तो 100 तक पहुँचेगा। इससे मुझे लेना देना नहीं है, ये तो 100 तक पहुँचेगा, 99 तक पहुँचेगा। मुझे जो ध्यान देना है बेसिकली इस पर ध्यान देना है, ठीक है? ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। अरे भाई दिख जा, हाँ देखिए देखिए टेम्परेचर कितना पहुँच चुका है, देखिए ध्यान से देखिए। लगभग टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 100 को रीच कर रहा है, 99 के ज़रा सा आगे निकल गया। कैन यू सी दैट? अरे ध्यान से देखिए, ये लाइन आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है, कल के पुतलो? तो टेम्परेचर लगभग जो है पहुंच चुका है 99 के आसपास। एकदम देखो, सेंटर ऑफ द स्क्रीन में मैंने रखा हुआ है। कैन यू सी दैट? सेंटर ऑफ द स्क्रीन में है, 99 पहुंच चुका ऊपर वाले का। लेकिन नीचे वाला पार्ट अभी भी ठंडा ही है, नीचे वाला पार्ट अभी भी ठंडा ही है। ये देखो, मैं हाथ भी लगा सकता हूँ उसको बिंदास, बट इसको हाथ लगाऊंगा तो झटका लगता है, इसको हाथ लगा झटका लगेगा। तो आप लोग ऐसी हरकतें मत करना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये भी ठंडा ही है। यहाँ से यहाँ हीट जाने को टाइम लगेगा। अरे बीच में इंसुलेटर है भाई, हीट इंसुलेटर है, तो टाइम लगने वाला है ऊपर से नीचे हीट जाने के लिए। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर देख लो, नीचे वाले में टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको। कहाँ है भाई टेम्परेचर? ये देखिए, आप देख पा रहे हैं 30 के आसपास कहीं। अरे थोड़ा सा जूम करता हूँ और अच्छे से, ये ध्यान से देखिए। तो आपको दिख रहा होगा कि टेम्परेचर इसका बढ़ के कितना हुआ है? 28.5 था ना रूम टेम्परेचर, तो अभी तक मुश्किल से सिर्फ 39 पहुँचा है। तो इसलिए मुझे ये गर्म नहीं लग रहा है, बिकॉज अपना भी बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास है, समझ रहे? तो नीचे वाले का टेम्परेचर अभी इतना खास बढ़ा नहीं है, उसे बढ़ने देते हैं। ऊपर वाले का टेम्परेचर जो है लगभग 100 पहुँच चुका है। तकरीबन जो है 25 मिनट हो चुका है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा कुछ खास बढ़ा नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेम्परेचर जो है अभी भी सिर्फ 49 के आसपास पहुँचा है। 25 मिनट हो चुके हैं गर्म करते करते। तो पहले तो ऐसे ही टाइम लगता है 5 से 6 मिनट गर्म होने में, फिर उसके बाद बाकी का 20-25 मिनट जो है वो इसे गर्म होने में लगता है। तो अभी 20-25 मिनट तो हो चुका है, मुझे तो लग रहा है कि और शायद 15 मिनट जाने वाला है इसे गर्म करने के लिए पूरी तरीके से, मतलब स्टेडी स्टेट आने के लिए। तो 49 पे आया है, देखते हैं कब पहुंचता है ये, कम से कम 60 या 70 के आसपास। और वहाँ पे अगर हमेशा के लिए अटक जाएगा तो वहाँ पे हमें रुकना है, फिर कुछ और करना है। वो आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। और उससे पहले आइए चलिए कुछ मैनुअल में देख के कुछ बातें कर लें। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी बाय लीज मेथड। थर्ड ईयर बीएससी में भी एक्सपेरिमेंट है, और साथ में ये SY BSc मतलब सेकेंड ईयर BSc में भी है। तो सेकेंड ईयर BSc वालों को फर्स्ट सेम में है, और फर्स्ट सेम इन द सेंस मतलब उनका थर्ड सेम होगा, मतलब पहला सेमेस्टर सेकेंड ईयर BSc वालों का। और थर्ड ईयर BSc वालों को सेकेंड सेम में, यानी कि इनका सिक्स्थ सेमेस्टर में, सिक्स्थ सेमेस्टर। चलिए एनीवे, वो कभी भी हो, हमें उससे क्या लेना देना है, हमें तो साइंस से मतलब है, हमें साइंस सीखना है। तो इसमें करना क्या है, लोअर डिस्क का मास निकालना है, वो हम निकाल के रखेंगे। तो जो लोअर वाली डिस्क है, नीचे वाली जो डिस्क है, ये ऊपर वाला चेंबर है ना, स्टीम चेंबर। अरे स्टीम चेंबर है, इसमें एक स्टीम इनलेट है, फिर वहाँ से एक स्टीम आउटलेट है, वो सब छोड़ दीजिए, ये स्टीम चेंबर है। तो डिस्क किधर है? लोअर डिस्क ये है, लोअर डिस्क, इसको बोलते हैं लोअर डिस्क, जो स्टील की बनी हुई है ना। अरे ये बाबा दिख रही है नहीं? तो ये लोअर डिस्क है, इंसुलेटर के नीचे वाली। तो उसका मास हमें निकालना है, वो यहाँ पे हम निकाल के रखेंगे अभी थोड़ी देर बाद। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द लोअर डिस्क बता दिया गया है। तो ये स्टील है, बाय द वे स्टील के आसपास की कोई चीज़ है लगभग। तो बेसिकली 389 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अरे ये क्या गलती से लिखा हुआ है? आई थिंक जीरो एक एक्स्ट्रा लग गया है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ये इसका यूनिट है, किसका? स्पेसिफिक हीट का। ये एक वाइवा बन सकता है, वाइवा का क्वेश्चन, कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेसिकली ये है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, सॉरी। तो इट इज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, वॉट एवर। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर बचपन से जानते हैं हम लोग, 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें कोई भी जीरो एरर होता ही नहीं है। तो 0.00। अब तक मैंने तो नहीं देखा अपनी पूरी ज़िंदगी में
कि वर्नियर कैलिपर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल मैकेनिकल वाला, उसका ज़ीरो एरर मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। मतलब इतना ही होता है, कभी कभी उसमें वैल्यू ज़ीरो के अलावा कुछ आई नहीं है। अच्छा एनीवे, अब बैड कंडक्टर जो हमने लिया है, बैड कंडक्टर, हीट का बैड कंडक्टर, उसका डायमीटर में 3 बार निकालना है। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, पहले एक्सपेरिमेंट हो जाए उसके बाद आराम से ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट भी निकालना है। निकालना क्या, वो तो हमें मालूम ही है, 0.001 माइक्रोमीटर में ज़्यादातर बार, हमेशा बल्कि देखा जाए तो ज़ीरो एरर रहता ही है। तो ज़ीरो एरर कितना है वो बात की बात है, हम निकालेंगे जब मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कितना ज़ीरो एरर आया है। यहाँ पे थिकनेस निकालनी है, किसकी थिकनेस निकालनी है, बैड कंडक्टर की थिकनेस निकालनी है, ठीक है। तो न सिर्फ बैड कंडक्टर का डायमीटर निकालना है, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, वो न सिर्फ वो निकालना है, बल्कि उसकी जो मोटाई है वो कितना मोटा है, वो थिकनेस भी हमें यहाँ पे निकालनी है। और थिकनेस 10 बार निकालनी है, क्योंकि थिकनेस कम है ना, और इसकी थिकनेस पे सारा दारो मदार है, हर चीज़ पे बेस्ड है कि वो कितना ज़्यादा हीट कंडक्ट करेगा नहीं करेगा। अगर एकदम मोटा रहेगा तो हीट को जाने में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, पतला है तो टाइम कम लगेगा। तो सारे कैलकुलेशन उसकी थिकनेस पे बेस्ड हैं, तो इसलिए 10 बार निकालने के लिए कहा गया है, ताकि आपका एरर कम से कम हो, कम से कम एरर हो, ठीक है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे भी डायग्राम बना हुआ है, स्टीम चेम्बर है, स्टीम इनलेट ये ऊपर होना चाहिए, स्टीम आउटलेट नीचे होना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ये बैड कंडक्टर रखा हुआ है बीच में, और ये लोअर डिस्क है, और दोनों में थर्मोमीटर डाले हुए हैं, ठीक है। ये सॉरी, थर्मोमीटर एक ये है, एक थर्मोमीटर ये, θ1 θ2 है ना। तो ये मेटालिक डिस्क है। आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ एक्सपोजर का क्या मतलब है मैं आपको भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो लगभग जो है अभी पूरा पौना घंटा हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि अभी भी 57 के आसपास पहुंचा है। लेकिन हल्का हल्का बढ़ ही रहा है, मतलब 2-5 मिनट वेट करेंगे ना तो बहुत हल्का हल्का सा बारीक बारीक इंक्रीज हो ही रहा है। तो स्टेडी स्टेट अचीव नहीं हुआ है। और हमारे जितने भी लॉज हैं जो टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सब स्टेडी स्टेट में काम करते थे। जब तक ये स्टेडी स्टेट पहुंच नहीं जाता आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। तो स्टेडी स्टेट पहुंचने दीजिए, देखते हैं स्टेडी स्टेट कहाँ तक आता है इसका, ठीक है। तो अभी वेट कीजिए। अच्छा, स्टेडी स्टेट मीनवाइल मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, लिसन। शुरुआत में ये लोअर डिस्क ठंडी थी, बराबर, और ये डिस्क ही सिर्फ गर्म थी, मतलब डिस्क इन द सेंस चेंबर गर्म था, स्टीम का चेंबर गर्म था, ये डिस्क ठंडी थी। तो यहाँ से यहाँ हीट, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, अरे ये कम टेम्परेचर एकदम और एकदम ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हीट बहुत तेज़ी से यहाँ पे जा रही थी, और इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा तेज़ राइज हो रहा था। एक बात आपको और बता दूं कि इसका जो भी टेम्परेचर हो ये भी हीट बाहर फेंकता है, इसका जो भी टेम्परेचर हो ये भी हीट बाहर फेंकता है, लेकिन इसको तो कॉन्स्टेंटली हीट मिलती जा रही है ना, स्टीम से हीट मिलती जा रही है। तो इसको हीट जो मिल रही है और ये हीट जो बाहर फेंक रहा है, इसका स्टेडी स्टेट समझ लो अटेन हो चुका है। ये जिस टेम्परेचर पे भी है उस टेम्परेचर पे जो ये हीट बाहर फेंक रहा है और उसको जो हीट मिल रही है उसमें बैलेंस आ चुका है, और ये 100 पे अटक गया है, 100 पे अटक गया अप्रॉक्सीमेटली। ये बंदे का क्या होगा कि शुरू में एकदम ठंडा है, तो ये जो हीट बाहर फेंक रहा है वो बहुत कम है, क्योंकि ठंडा है ना, शुरुआत में बहुत कम हीट फेंक रहा है, लेकिन हीट फेंक रहा है। ये याद रखिए, ये प्रीवॉस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज है, प्रीवॉस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो बेसिकली ये जो है हीट बाहर फेंक रहा है, हीट बाहर फेंक रहा है, ठंडा है तो बहुत कम हीट फेंक रहा है, लेकिन ये बंदा इसे बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है। ये हीट कम फेंक रहा है लेकिन ये बंदा इसे बहुत गर्म कर रहा है, तो इसलिए गर्म हो रहा है, क्योंकि ये कम हीट फेंक रहा है, ज़्यादा हीट ले रहा है, कम हीट फेंक रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये और ज़्यादा हीट फेंकता जाएगा। अब वक्त के साथ साथ होगा ये कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये हीट तो और ज़्यादा फेंकता जा रहा है, लेकिन यहाँ से आने वाली जो हीट है उसका रेट कम होता जा रहा है। अब बोले सर रेट तो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बीच में बंदा लगा हुआ है उसकी वजह से जो हीट यहाँ से यहाँ जा रही है उसका कांस्टेंट रेट होना चाहिए। गलत, रेट कम हो जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कमजोर पड़ रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना बड़ा ग्रेडियंट होगा ना उतना तेज हीट जाती है, लेकिन ग्रेडियंट ही कम हो रहा है ना, बिकॉज डिफरेंस इज लेस। अरे ये गर्म होता जा रहा है, ये गर्म होता जा रहा है, बराबर ये गर्म हो रहा है, ये जितना गर्म था उतना ही है, ये 100 पे ही है, लेकिन ये गर्म होता जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो डिफरेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब डिफरेंस कम होता है तो रेट ऑफ हीट जो फ्लो होता है यहाँ से यहाँ वो कम हो जाता है। तो समझिए कि ये जो यहाँ पे अब कुछ देर के बाद यहाँ से यहाँ जो हीट आ रही है वो कम आ रही है, और ऊपर से ये गर्म हो गया है ज्यादा, तो ये हीट भी ज्यादा बाहर फेंक रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, वक्त एक ऐसा आएगा कि जितनी आ रही है इसको हीट उतनी ये फेंक रहा है, जितनी आ रही है हीट उतनी ये फेंक रहा है, जितनी आ रही है हीट उतना फेंक रहा है, तो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये अटक जाएगा और उसका टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं। इसे ही हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बहुत ही साफ साफ मैंने समझाया था, आप रिवाइंड करके वापस से वीडियो को फिर से सुने, धीरे धीरे करके सुने, पॉज करके सुने, मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट है तो धीरे धीरे करके सुने,
ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हीट यहाँ से आती जा रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये कम फेंक रहा है, शुरू में कम फेंक रहा है हीट बाहर, तो इसलिए गर्म हो रहा है ये। लेकिन बाद में आने वाली हीट और फेंकने वाली हीट बराबर हो जाएगी, बिकॉज इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और वहाँ से आने वाली हीट कमज़ोर हो जाएगी, तो बेसिकली ये टेम्परेचर पे अटक जाएगा, जैसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट लगभग अचीव होने वाला ही है, देखिए ध्यान से। तो स्टेडी स्टेट लगभग आने वाला है, 60 के आसपास हम पहुँच चुके हैं, 60 के आसपास ही स्टेडी स्टेट आ जाता है, ऐसा हमने देखा है। ये एक्सपेरिमेंट पहले भी 3-4 बार परफॉर्म किया जा चुका है, रिकॉर्ड बस अभी हो रहा है। तो 60 पे आते ही ये एक्सपेरिमेंट पे मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, 5-6 मिनट देखूंगा, उससे ज़्यादा अगर नहीं बढ़ा तो फिर मैं रीडिंग्स लेना स्टार्ट करूँगा, उसके आगे का प्रोसीजर करूँगा, सॉरी प्रोसीजर आगे का बाकी है अभी। तो 60 के आसपास आ चुका है, मतलब स्टेडी स्टेट जस्ट पहुँचने वाला, लगभग स्टेडी स्टेट पहुँचने वाला है। अब आगे का प्रोसीजर है क्या, पहले सुन लीजिए, फिर बाद में करेंगे उसको, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए आगे का प्रोसीजर। तो प्रोसीजर दरअसल ये है कि जैसे ही ये स्टेडी स्टेट अटेंड कर लेगा ना, उसके बाद आप इसे उठाएंगे, इसे ऊपर उठाएंगे, ठीक है। मान लो 60 पे आ गया स्टेडी स्टेट, मान लो 60 पे आ गया, इसे उठाएंगे। वो जो बैड कंडक्टर है ना, उसे बाहर निकाल के साइड में रख देंगे, बाहर निकाल के साइड में रख देंगे। फिर इसे स्टीम चैम्बर को डायरेक्टली से टच कर देंगे। जैसे डायरेक्टली टच करेंगे, बहुत तेज इसमें हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी और ये बंदा और गर्म हो जाएगा। जैसे ये है ना 15-20 डिग्री गर्म हो जाए, सुनो 15-20 डिग्री गर्म हो जाए जैसे ही, और इसका टेम्परेचर 60 था ना, तो 60 से जैसे ही 75 चला जाए लेट से, तो 75 चला गया ना, आप अब इसे बिल्कुल हटा देंगे, उठा के इसे हटा देंगे। अरे इसी ने तो उसको 75 पे पहुंचा है, अरे भैया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ये बंदे का कॉन्टैक्ट जब नीचे वाले से हो रहा है इसके थ्रू, बीच वाले बैड कंडक्टर के थ्रू, तो 60 टेम्परेचर पहुंच रहा है बराबर। लेकिन जब बैड कंडक्टर ही निकाल दिया तो फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा तो इसका टेम्परेचर 70, 75, 80 भी हो सकता है। तो जैसे ही टेम्परेचर 75 चला जाएगा, 15 डिग्री ऊपर चला जाएगा, आप क्या करेंगे, सुनिए, मैं 15 डिग्री क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, समझिए। चाहिए हमें 10 डिग्री, लेकिन मैं जानबूझ सेफ्टी मार्जिन रख रहा हूँ, 15 डिग्री बोल रहा हूँ। 15 डिग्री ऊपर करने के बाद इसे फौरन हटा देना है, हमेशा हमेशा के लिए हटा देना है। और ये जो बैड कंडक्टर है इसे वापस से इसके ऊपर रख देना है। बैड कंडक्टर जो हमने हटा दिया था ना पहले, अकल के पुतलो, हमने क्या किया था, बैड कंडक्टर हटा दिया था, इस बंदे को नीचे वाले से टच कर दिया था, टेम्परेचर बढ़ गया, इसे उठा के साइड में रख दिया, बैड कंडक्टर उठा के वापस इस पर रख दिया। इसी को कहते हैं सेम एक्सपोजर की कंडीशन। सेम एक्सपोजर की कंडीशन, जिस तरीके से गर्म हुआ उसी तरीके से ठंडा भी होने देना है। अरे जैसे गर्म हुआ, जिस तरीके से ऊपर डिस्क रखी हुई थी, बीच में डिस्क रखी हुई थी, किसके, लोअर डिस्क के ऊपर जो है ये डिस्क रखी हुई थी, वुडन डिस्क रखी हुई थी, वुडन डिस्क रखी हुई थी, तब गर्म हो रहा था, तो वैसे ही ठंडा भी करना है, डिस्क को रख के ही ठंडा करना है। इसे कहते हैं सेम कंडीशन ऑफ एक्सपोजर, तो ठंडा करना है। अब सुनो, जब वो 75 से गिर के जैसे ही आ गया 70 पे, हाँ, तो 60 से 70 पे गए थे 75, वो 5 डिग्री हमारे किसी काम का नहीं। 5 डिग्री मैंने इसलिए लिया सेफ्टी मार्जिन, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आप है ना मतलब इसे हटा देते हैं ना, टेम्परेचर बहुत धड़ाधड़ नीचे गिरता है, बहुत तेजी से नीचे गिरता है, तो आप रीडिंग लेना स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप 75 रखिए, 5 डिग्री गिरेगा तब तक आप अपने आप को एडजस्ट करिए, घड़ी को एडजस्ट करिए, सब कुछ एकदम रेडी रहिए। और फिर जैसे ही 70 पहुंच जाए, आप अपनी घड़ी स्टार्ट कर दीजिए। 70 पहुंचते ही घड़ी स्टार्ट कर दीजिए। घड़ी जैसी आप स्टार्ट कर देंगे 70 पहुंचते ही, तो 10 डिग्री ऊपर, 60 से 10 डिग्री ऊपर, स्टेडी स्टेट से 10 डिग्री ऊपर से ठंडा होना जब स्टार्ट होगा, तो 70, 69, 68, 67, आप जो भी टेम्परेचर होगा, आपको हर 30 सेकंड में जो भी टेम्परेचर है वो नोट करना है कितना हो रहा है। और आपको 10 डिग्री नीचे जाना है, स्टेडी स्टेट के नीचे, यानी कि आपको 70 से लेके 50 की रीडिंग लेना है। समझ में आया? 70 से लेके 50 की रीडिंग लेना है। अगर स्टेडी स्टेट आया लेट से 61 पे, तो आपको 71 से लेके 51 तक लेना है, 71 से 51। समझ गए? आपको रीडिंग नोट करना है, कूलिंग की रीडिंग नोट करना है। ये देखिए अभी कहाँ पे पहुंचा है, अभी देख लेते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। तो बेसिकली ये पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी सारी बातें की, इतनी देर हो गई, लेकिन ये 59 के आगे गया ही नहीं। तो 59 ही स्टेडी स्टेट है। तो स्टेडी स्टेट अटेन हो चुका है। चलिए अब आगे का एक्सपेरिमेंट करते हैं। जितनी बातें मैंने कही हैं ये अब आपको सब समझ में आने लगेंगी। स्टेडी स्टेट अटेन हो चुका है। अब हमारे जाकिर भाई जो है इस चीज़ को उठाएंगे और मैं इस बैड कंडक्टर को निकाल लूँगा। लेकिन उससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये वाला जो बेसिकली थर्मामीटर है, ये हमारे अभी फिलहाल किसी यूज़ का नहीं, तो इसे हटा देते हैं। हमें तो सिर्फ नीचे के थर्मामीटर का ही काम है, क्योंकि नीचे के थर्मामीटर में कूलिंग देखना है। इसका काम हो चुका है, तो इसे हटा दीजिए, क्योंकि इसे निकालना है। इस चीज़ को हटाना है, मतलब निकालने में से जैसे ऊपर उठाना है पहले, और फिर ये निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? ये जो वुडन चीज़ है वो निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए अभी वही करते हैं। तो ये इन्होंने उठा लिया। अरे अरे आपका हाथ जल जाएगा। ये हो गया, हाँ हो गया। चलिए निकल गया। तो वो कंडक्टर जो बैड कंडक्टर है वो निकल गया। अब टच कर दिया, टच करते देखिए टेम्परेचर कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टेम्परेचर बड़ी तेजी से ऊपर जाने लगा। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, अरे किधर गया? ये देखिए 68 के आसपास पहुँच गया है ना।
जस्ट इसको आधा मिनट भी नहीं लगा है, ये 68 के आसपास पहुंच गया है। तो जैसे ये टेम्परेचर 74-75 डिग्री जो भी हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे उठा के हमेशा हमेशा के लिए साइड में कर दूंगा। अब इसका फिर कोई काम नहीं रहेगा, और फिर यही डिस्क वापस से लेके इसके ऊपर रख दूंगा और कूल होने दूंगा। और फिर 70 से जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे गिरते रहेगा, 70 नहीं, अब हमें 70 नहीं लेना है, 69 लेना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हमारा स्टेडी स्टेट 60 पे नहीं आया, 59 पे आया है ना। तो 69 से नीचे रीडिंग लेना है, अप टू व्हाट 49। सो 69 से 49 तक की रीडिंग लेना है, समझ गए। तो अभी देखते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ तक पहुंच गया भाई ये देखिए, बल्कि इतना तेज गया कि 81 तक पहुंच गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो 81 तक पहुंच गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं 82 83 पहुंच गया है। तो बल्कि फटाक से हटा दीजिए इसे, अब फटाक से इसे निकाल देते हैं, हटा देते हैं हम। तो इसे अब हम हटा देंगे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। वहां से पाइप ढीला करके पहले जाकिर भाई ने साइड में हटा दिया है, ताकि इसे निकालना और आसान हो जाए। गैस को बंद कर देंगे, गैस अभी किसी काम की नहीं रही हमारे, तो उसे निकाल के हमने साइड में कर दिया है। अब फटाक से ये जो डिस्क है इसे लेके इस पर रख देंगे, बिल्कुल पहले जैसी कंडीशंस मेंटेन करेंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे, इसे नीचे आने देंगे। और जब ये नीचे आ जाएगा 69 पे, तो वहां से रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे, मतलब घड़ी स्टार्ट कर लेंगे। तो घड़ी के साथ मैं बिल्कुल रेडी रहता हूं, और मुझे हर 30 सेकंड पे उसकी रीडिंग नोट करना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो है, इसमें पूछा गया कि स्टीम चेंबर का स्टेडी स्टेट कब आया था, तो 99 डिग्री सेल्सियस पे आया था, 99 डिग्रीज पे। और लोअर डिस्क का स्टेडी स्टेट 59 पे आया था, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की ओर वापस से, और फिर ये सारी रीडिंग्स नोट करेंगे। 0 सेकंड पे रीडिंग क्या है, 30 सेकंड पे क्या है, 60 सेकंड पे है, सब नोट करेंगे। वैसे 0 सेकंड पे जाहिर सी बात है 69 रहेगा। 69 क्यों रहेगा? अरे 69 से रीडिंग चालू होने वाली है, समझ रहे हो। और कहाँ तक लेना है, लास्ट रीडिंग जो रहेगी 49 तक लेना है, वो जहाँ भी आ जाए, कितने भी मिनट पे आ जाए। चलिए आइए, तो मैंने घड़ी चालू कर दी है, बिकॉज जो है मेरा ये 69 पे आ चुका था। अब देखिए और कम हो रहा है धीरे धीरे करके, मैं आपको दिखाता हूँ। 69 पे आ गया, तो 30 सेकंड का फिर से नोट करना है। 1 सेकंड है, मैं आपको एक जस्ट दिखाता हूँ। मैं कर नहीं पाऊंगा, बार बार आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए दिखाना आपको। 30 सेकंड हो गया। 30 सेकंड पे मैं देख रहा हूँ अभी कितना आ रहा है। ये देखिए कितना पहुंच गया, 67 पहुंच गया। कैन यू सी दैट हाउ फास्ट इट इज फॉलिंग डाउन, कितना तेजी से गिर रहा है। देखो 67 हो गया, अकल के मतलब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। 67 भी पहुंच गया वो। तो 69 से 2 डिग्री सीधा 30 सेकंड के अंदर गिर गया। 30 सेकंड के अंदर 2 डिग्री गिर गया। अब ये 60 सेकंड पे हमें तीसरी रीडिंग लेनी है, तो ये हो चुका है 66 हो गया है, ठीक है। 60 सेकंड पे, सॉरी हाँ बराबर 60 सेकंड पे। तो 0 पे था 69, फिर जैसे 30 सेकंड हुआ था ये गिर के 67 हो गया, और अभी 1 डिग्री ही गिरा है खाली, है ना। 60 सेकंड पे 1 डिग्री गिरा है। फिर देखिए जैसे 90 होगा मैं वापस से नोट कर लूँगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? चलिए टेबल थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, चीज़ें इधर उधर कर लेता हूँ। हाँ 90 सेकंड होने वाले बस, रेडी। तो देखो 90 सेकंड पे देखो कितना दिख रहा है। तो ये दिख रहा है आपको 59.5 के आसपास दिख रहा है। कैन यू सी दैट? 59.5 के आसपास है, यस। नहीं 59.5 नहीं, अरे आई एम सॉरी गड़बड़ हो गई। क्या बोलते हैं इसको, 64.5, आई एम सॉरी 64.5, ठीक है 64.5। आइए नोट करते हैं फटाक से, 64.5 90 सेकंड्स पे। अभी 120 पे नोट करेंगे, 120 पे। तो मैं 3-4 ही आपको दिखा रहा हूँ, सब नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने डिस्क रखा हुआ है ताकि कूलिंग की कंडीशन सेम हो, सेम एक्सपोजर हो जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ओके आ गया 120 पे आ गया, 120 पे आ गया। 65 ही है, 65 से ज़रा सा बहुत हल्का से कम हुआ है ना। नहीं 63.5। अभी नोट करेंगे अगला 150 पे, 150 पे नोट करेंगे, ठीक है। अरे 30 सेकंड कितना जल्दी भाग रहा है भाई, बहुत तेज़ भाग रहा है 30 सेकंड। सो रेडी, आ जाइए। तो इधर आ जाइए, देख लीजिए फटाक से, देख लीजिए कितना हो गया। ये आ गया 62.5। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 62.5। अब मैं एंड तक पूरा नोट करके लास्ट में आपको रीडिंग दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सारी रीडिंग्स दिखाने वाला नहीं हूँ आपको। तो बेसिकली अभी 750 सेकेंड्स हो चुके थे, एंड रीडिंग हमारी पहुँची थी 49.5 पर। आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको सेंटर ऑफ द स्क्रीन में बिल्कुल 49.5। हाँ तो 49 आने ही वाला है, लास्ट रीडिंग है हमारी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 780 सेकंड पे हमको लेना है। 780 सेकंड पे रीडिंग क्या है भाई, कहाँ गई रीडिंग, कहाँ गई? हाँ ये देखिए 49.5 से नीचे जा चुकी है, तो मैं इसको 49 नोट करूँगा, 49, ठीक है। तो बेसिकली 49 इसको नोट कर लेते हैं। 780 सेकंड पे 49, परफेक्ट।
बस। तो 69 से स्टार्ट किया था, 49 पे ख़त्म। तो घड़ी स्टॉप, अभी घड़ी का कुछ काम नहीं है, स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि ये गलती से हमसे, मतलब गलती से इन द सेंस 80 डिग्री के ऊपर चला गया था, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद है ना 80 से 70 पे लाने के लिए, मतलब 69 पे लाने के लिए ना मुझे कम से कम 10 मिनट इंतजार करना पड़ा, बिकॉज आसानी से कूल नहीं होता, इतनी भी आसानी से कूल नहीं होता, बिकॉज ये उसके ऊपर रखा हुआ है। ये हटा देते तो शायद थोड़ा फास्ट कूल हो जाता, लेकिन अभी इतना फास्ट कूल नहीं हो रहा था, तो आपका 10 मिनट और वेस्ट हो जाएगा। तो आप है ना 69 अगर चाहिए ना, तो मुश्किल से 3 या 4 डिग्री ऊपर जाइए, ज़्यादा ऊपर मत जाइए, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो 80 तक मत ले जाइए, वो गलती से चला गया था। एनीवे, बट आपको समझ में आया। चलिए इसके आगे का प्रोसीजर भी बताता हूँ आपको। रीडिंग्स आने के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और बेसिकली यहाँ पर जो है ये सारी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। तो मास जो है इसके ऊपर लिखा हुआ, दिखाइए ज़रा, दिखाइए ये वाला जाकिर भाई। तो यहाँ पर जो है 900 ग्राम लिखा हुआ है, पहले से मेजर करके हमने रखा हुआ है ये। सो 900 ग्राम का जो है वो लोअर डिस्क है, वो चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ अभी। सो 900 ग्राम प्लस माइनस 1 ग्राम, बिकॉज हमारे पास सबसे छोटा मास जो मेजर करने के लिए है वो 1 ग्राम का मास है, तो एरर 1 ग्राम का ही हो सकता है बस। तो 900 प्लस माइनस 1 ग्राम, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं 0.9 kg, समझ रहे हैं कि नहीं, और 0.001 kg का एरर उसमें हो सकता है। ओके, स्पेसिफिक हीट तो पहले से दिए, लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का सब, ये सब डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। जीरो ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ये सब डिस्कशन हो चुका है। डायमीटर ऑफ द बैड कंडक्टर निकालते हैं, आइए। डायमीटर ऑफ द बैड कंडक्टर, तो ये बैड कंडक्टर का डायमीटर निकालने के लिए हमें इसे वर्नियर कैलिपर के बीच में फंसा देना है, इसके डायमीटर पे एग्जैक्टली। तो डायमीटर पे मैंने इसे फंसा दिया है, और अब आप रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग आ रही है 11.4 मेन स्केल रीडिंग, देखिए। अरे 11 के आगे 4 लाइन्स के थोड़ा सा आगे है ना नीचे का वर्नियर कैलिपर का लाइन, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखो। तो मैं अलग करके ही दिखाता हूँ आपको, तब जाके आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो मेन स्केल रीडिंग तो 11.4 है, और वर्नियर स्केल में कौन सी लाइन एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है वो आपको देखना होता है। तो लाइन जो कोइंसाइड हो रही है वो है, आई थिंक, अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सी लाइन आपको दिख रही है कोइंसाइड होते हुए, ध्यान से देखिए ज़रा। मुझे जो दिख रही है लाइन कोइंसाइड होते हुए, मुझे तो थर्ड लाइन दिख रही है ना, थर्ड लाइन देख पा रहे हैं आप कोइंसाइड होते हुए। आपको रुके दिखाता हूँ अच्छे से, ये थर्ड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ये लाइन, जीरो के बाद जो 3 लाइन और है ना, ये जीरो की लाइन है पहली वाली, 1 2 3, तीसरी लाइन एकदम एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रही है। सो 11.4 तो मेन स्केल रीडिंग हो गई, और थर्ड लाइन ये वाली कोइंसाइड हो रही है। तो थर्ड लाइन का मतलब 0.03 सेंटीमीटर, 0.03 सेंटीमीटर। तो 11.4 और 0.03 को ऐड करना है, तो रीडिंग हो गई हमारी। रीडिंग हो चुकी है 11.4 और 0.03 को ऐड करना है, तो 11.43 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ऐसा आपको 3 बार निकालना है, 3 बार, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि आपने डायमीटर पे से पकड़ा हुआ है, लेकिन एक्जैक्टली आपने डायमीटर पे पकड़ा नहीं होता, थोड़ा साइड वाइड में पकड़ा हुआ होता है। तो 3 बार निकालना है, ताकि एवरेज करके उसका अच्छा सा वैल्यू आ जाए, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? 3 बार निकालिए। मैं तो निकाल चुका हूँ तीनों की तीनों रीडिंग। तो 11.43 के बाद 11.42 आया और 11.45 आया। इसका मीन निकाल लेंगे, अभी एवरेज निकाल लेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे, 1 2 और ये 3 रीडिंग को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली जो है मुझे जो मीन आया है 11 पॉइंट, देखिए मैंने सबको ऐड कर दिया था और डिवाइड बाई 3 किया, 11.433 करके मुझे आ गया। तो खाली आपको 2 ही डिजिट्स नोट करना है, बिकॉज वर्नियर कैलिपर जो है तीसरे डिजिट तक नहीं जा सकता है। तो 11.43 ही आपको नोट करना है, 11.43। कैलकुलेटर तो आपको 10 डिजिट भी दिखा देगा, आपको नोट करना है सिर्फ 2 डिजिट राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 जो है 5 से छोटा था, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। तो 11.43 आ गया। अब करेक्टेड डायमीटर का मतलब होता है कि आपको जो है ना ये वर्नियर कैलिपर को पूरा बंद करना है और देखना कोई जीरो एरर तो नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था इसमें कोई जीरो एरर नहीं है, क्योंकि इसका 0 से 0 मैच हो रहा है, देखो। अरे ऊपर का 0 नीचे का 0 मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो। ऊपर का 0 नीचे का 0 बिल्कुल एक्जैक्टली मैच कर रहा है ना। तो ऊपर का 0 नीचे का 0 अगर एक्जैक्टली मैच करे, इसका मतलब कोई भी जीरो एरर नहीं है। तो करेक्टेड डायमीटर भी वही डायमीटर है जो हमारा आया हुआ है 11.43। कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्टेड डायमीटर ही है, जो भी आया है वही करेक्टेड डायमीटर है। हो गया ये। अब जो माइक्रोमीटर है उसको देख लेते हैं। तो माइक्रोमीटर जो हमारे पास है उसको पूरा बंद करके देखते हैं इसमें कोई जीरो एरर है कि नहीं। उसको पूरा बंद करते हैं। तो पूरा जब मैंने इसे बंद कर दिया, देखिए इसे मैंने पूरा बंद कर दिया है। तो पूरा बंद करने पर यानी कि बिना कोई भी चीज़ इसके बीच में फंसाए, शुरू में जो रीडिंग लेते हैं उसे कहते हैं जीरो एरर। अगर आया तो जीरो एरर जो है यहाँ पे आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, देखो। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा बंद होने पर ये कितना दिखा रहा है रीडिंग, जो मेन लाइन है, देखो ना, जीरो की मेन लाइन दिख रही है। अरे मेन लाइन बाबा, यहाँ से पकड़ के इसको इस्तेमाल करने का, रुको,
उसको पकड़ के मैं ऐसा खोल रहा हूँ, देखो खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो मेन लाइन दिख रही है, मेन लाइन, ये जो बीच बीच की जो मेन लाइन होती है ना, मेन लाइन, अरे ये मेन लाइन है पतली सी बारीक सी, ये जो मेन लाइन है ये कहाँ टच हो रही है वो देखना होता है आपको। इसे वापस बंद कर देता हूँ, देखो मैं कहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ, आपको भी यहीं से पकड़ के घुमाना है, ठीक है। समझेगी नहीं अकल के पुतलो। क्लिकिंग साउंड आ जाएगा तो रुक जाना है। क्लिकिंग साउंड आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बंद करने पर जो है वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0 एरर ना के बराबर है। 99 वाला मतलब देखो ना, ये 90 बीच में, ये नीचे 90 ऊपर 0 है, 0 मतलब 100, तो 99 वाला अप्रोक्सीमेटली टच हो रहा है। तो 99 का मतलब है -1 का 0 एरर, कितना -1 का नेगेटिव 0 एरर। 99 का मतलब होता है -1। अरे 100 - 99 करना है और माइनस लगा देना है, 100 - 99 करना है, 100 - 99 करना है और माइनस लगा देना है, तो कितना आ जाएगा -1 का 0 एरर। तो उसमें 0 एरर है, ना के बराबर है वैसे लेकिन है। तो यहाँ पे 0 एरर आ गया हमारा -1, लेकिन वो तो खाली नंबर है, उसे रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है माइक्रोमीटर के 0.001 से। तो आंसर आ गया -0.001, है ना। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, अरे तुमने क्या किया, -1 को 0.001 से मल्टीप्लाई किया तो -0.001 ही आ जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका 0 एरर है, ठीक है। तो अब इसकी ऑब्जर्व थिकनेस और करेक्टेड थिकनेस देखते हैं क्या है। इसमें करेक्टेड थिकनेस आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 एरर है, मतलब यानी कि जब कोई चीज़ लगाई भी नहीं उसके बाद भी कुछ तो रीडिंग दिखा रहा है, उसी को कहते हैं 0 एरर, ठीक है। अब देखिए इसे मैंने फंसा दिया है बेसिकली इसके अंदर, और फंसाने के लिए भी आप इसी स्क्रू से घुमाएंगे, यहाँ से ये जो स्क्रू है ना इसी से घुमाएंगे। चलिए रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो रीडिंग जो आई है, मतलब ये इसकी थिकनेस निकालना है ना भाई, तो रीडिंग जो आई है वो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेन स्केल पे आपको आ रहा है, देखो अगर अच्छे से देखना है तो 0.6 आ रहा है, 0.7 वाला है ना नज़र नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट वो दबा हुआ है अंदर, इसके अंदर दबा हुआ है। तो आप उसको नोट मत कर लीजिए, अरे ये 0 है, 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 के आगे की एक ही लाइन अच्छे से दिख रही है, तो 0.6 हो गया। और यहाँ पर जो रीडिंग है मेन स्केल से जो टच हो रही है, मेन स्केल से जो सर्कुलर स्केल, मेन स्केल कितना हो गया 0.6, सर्कुलर स्केल कितना हो गया 69 नहीं 69 नहीं 64 और 65 के बीच में है वो, तो 64 आपको लेना है, किस क्या लेना है 64। तो आपको रीडिंग नोट करना है 0.6 मेन स्केल और सर्कुलर स्केल में 69 नोट करना है, 69, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो रीडिंग हमारी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है रीडिंग हो चुकी है हमारी 0.669, समझे। वो जो 69 था ना उसको मैंने 0.001 से मल्टीप्लाई करके 0.069 बना दिया था, ऐसे करके बनाना होता है। और 0.6 तो मेन स्केल था ही, तो 0.669 आ गया। और फिर करेक्टेड रीडिंग हो जाएगी हमारी 0.670। कैसे आ जाएगी, अरे 0 एरर कैसे निकालते, 0 एरर कितना था, माइनस में था ना, और 0 एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 एरर माइनस ही था और सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 एरर को, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.670 आ जाएगा। ऐसे करके मैं सारी रीडिंग्स निकाल के आपको दिखा दूंगा। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ये आपको आना चाहिए पहले से, मैंने तो आपको बस बता दिया। मेरा इसके ऊपर अलग से 40 मिनट का एक वीडियो, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि किस तरीके से मतलब जो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं और वर्नियर कैलिपर कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, मतलब हद से ज़्यादा डिटेल में समझाया, तो वो आप वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, आपको गारंटीड समझ में आएगा। तो यहाँ पे 0.6 नोट करना है, गलती से 0.7 नोट मत कर लेना। 7वीं लाइन बराबर दिख नहीं रही है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो एक सादा कंपनी पे तो यकीन है, आपको स्केल पे तो यकीन है कि नहीं है, तो आपको कैमलिन पे विश्वास है कि नहीं। तो कैमलिन, नटराज या कोई भी कंपनी हो, ये लोग स्केल बनाते हैं तो बहुत दिल से बनाते हैं ना। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रांसपेरेंट होने का स्केल का यही फ़ायदा है। देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है 0.7 क्रॉस नहीं हो रहा है। अबे अकल के मतलब 7वीं लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, दिखा क्या नहीं दिखा, अच्छे से मैं रख नहीं पा रहा हूँ, मेरा हाथ ज़्यादा हिल रहा है, लेकिन कैन यू सी दैट कि 0.7 क्रॉस नहीं हो रहा है, तो 7वीं लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। अरे बार बार मेरा हाथ हिल जा रहा है, तो 7वीं लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, 7th लाइन। अरे एक से पहले 3 लाइन छूट रही है, दिखाई दे रहा है जो 1 लिखा हुआ है 1, तो एक से पहले 3 लाइन छूट रही है, समझे। तो 0.7 नहीं जा रहा है, ये 0.6 के ऊपर जा रहा है, 0.7 से पहले है। तो रीडिंग 0.6 और 0.7 के बीच में आना चाहिए, और आ रही है हमारी रीडिंग जो कि आ रही है 0.670, समझे कि नहीं समझे। अब इसको वापस से एक बार और करना है, तो इसे मैं पहले पूरा ढीला कर देता हूँ, एकदम ढीला कर दिया, ये गिर गया, ठीक है, निकाल दिया, ठीक है, ढीला कर दिया, ढीला करके फिर से इसको वापस इसमें अटकाएंगे हम लोग, ठीक है, वापस इसको अटकाएंगे, इसमें बांधेंगे। मैं कर देता हूँ पहले दोनों हाथ का इस्तेमाल करके, मेरे एक हाथ से हो रहा नहीं है काम। तो वापस इसे मैंने अटका दिया है, ठीक है, थोड़ा हाथ से वैसे पकड़ के रखता हूँ मैं इसको हाथ से, 1 सेकंड, ये देखो ये बराबर हो गया ना, यहीं से पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना, ये गलत है, यहाँ से पकड़ना है। तो
तो अब जो रीडिंग आई है आप ध्यान से देख सकते हैं, इट इज़ समवेयर अराउंड कितना 0.6 तो है ही, यहाँ पे 71 और 2 के बीच में, अरे नहीं 71 और 2 नहीं, सॉरी 76 और 77 के बीच में है। तो 76 नोट करेंगे, है ना, छोटा सा नोट करेंगे, 76 और 77 के बीच में है तो 76 नोट कर लेंगे। चलिए आइए सेकंड रीडिंग नोट करते हैं। ऐसे करके आपको 10 बार निकालना है भाई, 10 बार। तो 0.67 कितना था, 76 और 77 के बीच में था ना, तो 0.676 है ना, 76 मैंने नोट कर लिया। अरे समझे कि नहीं समझा, कल के बदलो। तो 0.676 मैंने नोट कर लिया, करेक्टेड रीडिंग हो जाएगी 0.677, है ना। तो जीरो एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अरे एक्चुअल रीडिंग जो भी रहती है ना, एक्चुअल रीडिंग या करेक्टेड रीडिंग, करेक्टेड रीडिंग करेक्टेड रीडिंग को मैं आर डैश बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आर डैश है ना, जो सड़ी हुई रीडिंग है ना आपकी, मतलब गलत वाली रीडिंग, उसमें से जीरो एरर घटाना होता है, हमेशा घटाना ही होता है, ऐड नहीं करना होता, जीरो एरर को घटाना होता है। तो जो जीरो एरर हम घटा रहे हैं तो वो माइनस ही जीरो एरर है, तो माइनस माइनस मिलके ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है। चलिए एनीवे, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे करके मैं 10 रीडिंग्स निकालूंगा और बाद में आपको फाइनल आंसर दिखाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी रीडिंग्स आ चुकी हैं फाइनली, एंड द रीडिंग्स आर लाइक दिस। तो ये तो आपके सामने निकाला था 669 676, फिर बाद में 672 आया, 671 आया, एंड सो ऑन। अब आगे क्या करना है, ये रीडिंग्स आने के बाद, करेक्टेड रीडिंग्स निकालने के बाद, है ना, करेक्टेड रीडिंग्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स मीन, है ना। तो एक्स मीन कहेंगे, तो एक्स मीन आपको निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करेंगे और फिर ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 10 करने से मुझे आया 0.6722 करके आया लेकिन उसका जो लास्ट वाला 2 है उसको हम ले नहीं सकते, बिकॉज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट आगे जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 2 को इग्नोर कर देंगे। तो 0.672 ये आपका मीन रीडिंग आ गई, मीन रीडिंग। अब आपको करना क्या सुनिए, तो एक सेकंड पहले तो यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं काट देता हूँ। मीन के लिए सिंबल ये यूज़ होता है, ये वाला नहीं, तो इसको हटा देंगे। तो ये मीन आ गया एक्स बार, ठीक है। तो मीन तो आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, अच्छा इन लोग ने ब्रैकेट बना के जो ये लिखा हुआ है गलती से प्रिंट हो गया है, ब्रैकेट नहीं मॉड आएगा, मॉड, ये मॉड आएगा और ये स्क्वायर नहीं आएगा पहले। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो सिर्फ एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड में मतलब यानी कि प्लस है चाहे माइनस आए, आपको प्लस ही लिखना है। मॉड का मतलब होता है प्लस ही लिखना है। तो करना क्या है, एक्स आई का मतलब होता है इंडिविजुअल रीडिंग, एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन रीडिंग। तो हर इंडिविजुअल रीडिंग और मीन रीडिंग का डिफरेंस निकालना है तुम्हें। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल रीडिंग 670 और मीन रीडिंग कितना है 672। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, माइनस 0.002 है। लेकिन माइनस लेना है क्या, नहीं लेना है, तो प्लस लिखना है। तो प्लस लिखना है क्योंकि मॉड है, तो 0.002 करके लिखना है, समझ गए। उसके आगे 0.677 है ना, 0.677 एक रीडिंग है, कौन सी इंडिविजुअल रीडिंग है, एक्सआई है, एक्सआई, और मीन रीडिंग क्या 672 है। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा प्लस 0.005। तो प्लस या माइनस कुछ लिखना नहीं है, मॉड है, जस्ट वैल्यू लिखना है। तो 0.005 लिख दिया। ऐसे करते जाएंगे आप, करते 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 आपको ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आ जाएंगी। अभी तो मॉड निकाल दिया एक्स आई माइनस एक्स बार का, अब इसका स्क्वायर भी करना है। तो स्क्वायर के लिए मैंने बाजू में टेबल बना दिया है। तो हर चीज़ का जब आप स्क्वायर करेंगे, जैसे 0.002 का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो आपको 0.0000004 आएगा। तो यानी कि वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ हर एक में आने ही वाला है, तो इसलिए मैंने इसको कॉमन साइड में रख दिया। और फिर यहाँ पे 4 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। ऐसे करते 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 तो आपको पूरा का पूरा निकाल लेना है। ऐसे करते करते सब निकाल लेना है। तो ये सारी रीडिंग्स आ चुकी हैं। अब इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, समेशन करना है। तो ये सारी रीडिंग्स को 4, 25, 1, 0 सबको जब ऐड किया तो मुझे आया 94। 94 × 10⁻⁶, बिकॉज 10⁻⁶ सभी में है। तो इस तरीके से आपको रीडिंग्स जो है नोट कर लेना है। तो रीडिंग आ गई 94 × 10⁻⁶, ये तो हो गया। अब रूट n × n-1 निकालना है, जहाँ पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी ली थी हमने, 10 ली थी। अरे 10 रीडिंग्स लिया ना, कल के मतलब कितना रीडिंग्स लिया, 10 लिया है। तो 10 × 10⁻1 यानी कि 10 × 9 90 होता है। तो रूट 90 निकाला तो 9.487 आया। तो 9.487 ये आपको नोट कर लेना है। वैसे 94 × 10⁻⁶ नोट करना है। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। ये जो दोनों चीज़ें इनको डिवाइड करना है। देखो डिवाइड करके मैंने नीचे लिखा हुआ है। अरे देखो एक्स आई माइनस एक्स का स्क्वायर समेशन और जो है अंडर रूट n × n-1 का रूट, ये वाला, ये दोनों ने डिवाइड किया। डिवाइड करते 9.9 × 10⁻⁶ आ गया, समझ गए। अब क्या करना है, इस चीज़ का, पूरी चीज़ का रूट निकालना है। क्यों, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यानी कि एरर निकालना है एक्स में। एक्स मतलब क्या, थिकनेस।
अरे थिकनेस ही तो निकाल रहे हो, एक्स ही तो निकाल रहे हो, तो एक्स में गलती अगर आपको निकालना है यानी कि डीएक्स निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स यानी कि डीएक्स, अगर ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो आपकी ये वैल्यूज थी ना, सब कुछ वैल्यूज, इसका भी रूट लेना पड़ेगा। देखो ऊपर रेस टू हाफ लिखा है, ऊपर लिखा है ना रेस टू हाफ, तो रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेते ही अरे 9.9 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट लेते ही 3.15 इंटू 10⁻³ आ गया। तो ये है, ये क्या है, एरर इन एक्स है, ये पार्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन रीडिंग्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो रीडिंग्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, ग्राफ पेपर को रखा आड़ा। आड़ा रखने का मतलब क्या होता है, सुनिए, ऐसा रखा, ग्राफ पेपर को आड़ा रखा है। अरे ग्राफ पेपर नॉर्मली ऐसा रहता है ना भाई, खड़ा खड़ा ऐसा ग्राफ बनाते हो, बराबर ऐसा ग्राफ बनाते हो ना, लेकिन मैंने ग्राफ पेपर को, अरे मतलब यहाँ पे समझो यार क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तुम लोग क्या करते हो, यहाँ वाई एक्सिस बनाते हो और यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाते हो। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होता है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस होता है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने पूरा आड़ा बनाया, लैंडस्केप मोड में बनाया, लैंडस्केप मोड। ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे वजह है। सो लिसन वेरी केयरफुली। टाइम जो है ना हमारा बहुत आगे तक गया है, टाइम जो गया है काफ़ी आगे तक गया। देखो टाइम कहाँ तक गया है, पूरा 800 तक गया है, 780 गया है ना भाई, तो मतलब 800 तक गया है टाइम। और टेम्परेचर तो मुश्किल से 20 डिग्री है खाली ऊपर नीचे, है ना, 20 डिग्री है ना। अबे 69 से 49 अकल के बदलो। तो इसीलिए यहाँ पर तो आराम से 10 लाइन के अंदर ही पूरा कवर हो जाता है, 10 लाइन के अंदर ही कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइन्स चाहिए, इसलिए मैंने ये ऐसा करके लिया है आड़ा करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइन्स रहती हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब मैंने क्या किया सुनिए, 30, 60, 90 सेकेंड जो है ना, 30, 60, 90, 120, 150, ये जितने भी सेकेंड्स हैं, इसके बदले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो। मुझे जाना कहाँ तक था, 800 तक जाना है। कहाँ तक जाना है मुझे, 800 तक जाना है। तो मैंने क्या किया, 16 लाइन्स में 800 कवर कर लिया। कैसे कवर किया, 50-50 लिख के, 50, 100, 150, 200, 300, मतलब 250 भी बीच में आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 350, 400, 450, 500, 550, 600, मतलब है वहाँ पे 550, बट मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके 800 तक आ गए, तो 800 तक हमारा ग्राफ आ जाएगा, अच्छा खासा बड़ा ग्राफ आ जाएगा, चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने जीरो से प्लॉट नहीं किया है, बिकॉज रीडिंग शुरू ही हो रही है 49 से और 69 पे ख़त्म हो जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूस ग्राफ बनाइए, जीरो से शुरू ना करके डायरेक्टली 42 से शुरू कीजिए, 42, तो फिर ये 44 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसा करते 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 69 तक जाना है ना, तो 70-72 तक बना लो। तो बना लिया मैंने, ऐसे लिख दिया। अरे भैया समझे कि नहीं समझे, अकल के पुतलो। तो इस तरीके से आपको बनाना है, 50 से शुरू करके और 800 तक जाना है। यहाँ पे 42 से शुरू करके 72 तक चले जाओ, तो उसमें अपना सब कुछ कवर हो जाएगा। अब पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले स्केल देख लो। एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 50 सेकंड के बराबर है। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 50 के बराबर है, करेक्ट है ना। देखो ना 50 है, फिर 50 और 100 के बीच में भी 50 है, 100 और 150 के बीच में भी 50 है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 44 और 46 के बीच में 2 है, 46 और 48 के बीच में 2 है, तो 2 डिग्री सेल्सियस। तो वाई एक्सिस पे 2 डिग्री सेल्सियस, 1 सेंटीमीटर 2 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो आइए पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो जीरो टाइम पर 69 डिग्री है। तो जीरो टाइम पर 69 डिग्री, जीरो टाइम पर 69 डिग्री, ढूंढो भाई 69 का है। हाँ देखो 68 और 70 के बीच में 69, तो वहाँ पे आ गया, बराबर है। पहला पॉइंट एकदम परफेक्ट है, बहुत ईजी है। थोड़ा हार्ड वाले पॉइंट देखते हैं। हार्ड वाला किसको ले लूँ भाई, ये ले लेते हैं 570, 52.5 है ना। तो 570 किधर आएगा, देखो ये 500 है बराबर, तो फिर ये बंदा कितना होगा, ये होगा 550 है ना, 550 होगा। तो 500 और 550 के बीच में ये होगा 525 बराबर। लेकिन हमको तो 70 पे जाना है ना, एक सेकेंड, ये हो गया 575। अरे बाबा 550 और 600 के बीच वाला क्या होगा, 575। अरे 50 और 100 के बीच में क्या होता है, 75 होता है ना, तो 575 यहाँ पे आएगा। इससे खाली अगर एक लाइन पीछे ले लिया ना, सिर्फ एक लाइन पीछे, तो 570 आ जाएगा, क्योंकि हर लाइन 5 है, हर लाइन 5 के बराबर है। 5 5 5 5 5, तभी तो 75 होगा। अबे 5 5 25, 5 लाइन है ना, तभी तो 75 होगा। अबे 50 है ना ये, तो यहाँ पे 75 होगा ना, ये 50 है तो ये 75 होगा। हर लाइन 5 है, हर लाइन एक एक बारीक बारीक लाइन जो है ना वो 5 है। तो जस्ट एक लाइन पीछे लेते ही 70 आ जाएगा, 570 आ गया। चलो 570 पे क्या प्लॉट करना था हमको, 570 पे क्या था, 570 पे था 52.5। आ जाओ ऊपर आ जाओ, 52.5 पे आ जाओ। तो 52.5 एक सेकंड, किधर है, 52, हाँ इधर 52 है, इधर 52 है। अच्छा 52 और 54 के बीच में, मतलब 52 और 54 के बीच में, 52 और 54 के बीच में, यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली बीच में अगर मैं लूँगा ना, तो 53 आएगा, 53। यानी कि मेरी हर लाइन 0.2 की लाइन है, हर लाइन 0.2 की लाइन है। तो मुझे अगर 52.5 जाना है, तो मुझे कम से कम या तो 2 लाइन जाना पड़ेगा या 3 लाइन जाना पड़ेगा, क्योंकि लिसन एक लाइन 0.2 की है,
अबे सुनो, ये देखो ये देखो, ये लाइन जो 52 है बराबर, तो उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन कितनी रहेगी 52.2, उसके जस्ट ऊपर वाली 52.4 और उसके ऊपर वाली 52.6। तो मैंने क्या किया 52.5 को राउंड ऑफ करके 52.6 ले लिया है। तो 52 के ऊपर तीसरी लाइन, 52 के ऊपर तीसरी लाइन, देखो तीसरी लाइन है कि नहीं, हाँ है, ये ना, ये 52 के ऊपर तीसरी लाइन। अबे देखो 52 के ऊपर तीसरी लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक ही फ्रेम में दिखा रहा हूँ। और नीचे देखो, नीचे आ जाओ 570 बराबर, 570। तो इस तरीके से प्लॉट करना है। अच्छा तुमको नहीं समझ में आया, एक और देख लूँ, हार्ड वाला 720 देख लें, 720, नहीं ये तो ईजी है। कौन सा वाला देखें, हाँ 390 और 55.5, ठीक है 390 55.5, 390 कहाँ है भाई, 390 देखो 400 ही, और एक एक लाइन मैंने क्या बोला था 5 की लाइन है, तो 2 लाइन पीछे जाएंगे तो 390 हो जाएगा। अबे अकल के पुतलो, ये 300, ये क्या होगा 350 होगा कि नहीं होगा, है ना 350, ये होगा 400, तो 400 के जस्ट 2 लाइन पहले लोगे ना तो 390 आ जाएगा। तो 2 लाइन पहले लेना है, और जाना कहाँ तक है 390 वर्सेज कहाँ तक जाना है, 390 वर्सेज 55.5, चलो 55 कहाँ है भाई, 55 ढूंढो, तो 55 कहाँ है भाई, 55 यहाँ पे है 55, ये 55 है, ये बीच की लाइन, अरे हाँ के ना, ये 54 है और 56 है, तो ये 55 हुआ ना, 55.5 जाना है, तो इससे 3 लाइन ऊपर ले लो। मैंने देखो 3 लाइन ऊपर ले लिया, अरे 3 लाइन ऊपर लिया है कि नहीं लिया, भैया अकल के बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को, आँखें के बटन है, दिख रहा है, यस परफेक्ट। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ग्राफ बनाना बहुत ही आसान काम है, बचकाना काम है। ग्राफ आते ही आपको क्या करना है, ऐसा एक स्मूथ सा कर्व बनाना है, स्मूथ। तो हमारा जो कर्व है काफ़ी स्मूथ सा बन गया है, स्मूथ सा एकदम कर्व बन गया है। अब एक कर्व पे 5 जगह पर स्लोप निकालनी है, कहाँ निकालनी है, 5 जगह पर स्लोप निकालनी है, 5 जगह पर, समझ रहे हैं। तो ये देखिए स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले मैंने क्या किया, मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट लेना है, कोई भी रैंडम पॉइंट, तो कोई भी रैंडम पॉइंट लेना है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। उस रैंडम पॉइंट पे आपको करना ये है कि ना मतलब ऐसा कांच रखना है, मिरर रखना है, मिरर, आईना रखना है। अरे इस ग्राफ के ऊपर, अकल के पुतलो, ये ग्राफ जो है ना, उसमें कोई तो एक रैंडम पॉइंट ले लो ना यार, तो एक रैंडम पॉइंट कोई भी ले लिया, तो मैंने ये ले लिया, ये पॉइंट सपोज, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर ऐसा आईना रखना है, और आईना रख के जहाँ भी आईना में कर्व जो है सीधा दिखाई दे, देखो ना अंदर तक जाता हुआ कर्व देखो सीधा दिख रहा है। अरे यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ना स्मूथ है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कल के मतलब टूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, देखो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, टूटा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कर्व टूटा हुआ दिख रहा है ना, कर्व बिल्कुल टूटा हुआ नहीं दिखना चाहिए, देखो ये भी टूटा हुआ दिख रहा है कर्व, अरे ये कर्व दिख रहा है कि नहीं टूटा हुआ, कर्व सीधा दिखना चाहिए, बिल्कुल एकदम सीधा, इन द सेंस मतलब जैसा बिहेवियर है ना वैसे दिखना चाहिए, कुछ भी अजीब नहीं दिखना चाहिए। तो कर्व एकदम स्मूथ जब हो जाए तो लाइन खींच दो, देखो मैंने लाइन खींच दिया, अरे यहाँ पे मैंने लाइन खींचा ना भाई, तो इस तरीके से लाइन खींचना होता है, तो मैंने लाइन खींच दिया, ये हो गया। अब ये लाइन खींचने के बाद आपको एक लाइन और खींचना है, वो लाइन कैसी रहेगी मैं दिखाता हूँ। अरे आपको इसको ये जो है ना, ये लाइन जो आपने खींची ना, उसको परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। तो देखो अब देखो, ऐसा रख रहा हूँ तो लाइन टूट गई, ऐसा रख रहा हूँ तो लाइन टूट गई, लेकिन ऐसा रख रहा हूँ तो लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट है, एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जहाँ पे है ना, तो वहाँ पे ऐसा लाइन खींच देना है, लाइन यहाँ पे खींच देना है। अरे समझे क्या नहीं समझे अकल के पुतलो, नहीं समझे, चलो दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा वापस दिखाता हूँ, एक और दिखाता हूँ। ये देखो ये कर्व है, जैसे मान लो ये कर्व है, देखो ये इस पॉइंट पे लेना है, सब इस पॉइंट पे लेना है। अबे तो इस पॉइंट पे जब रखोगे तो सीधा बिल्कुल दिखना चाहिए ना, या सीधा या फिर जैसा कर्व है वैसे ही कर्व दिखना चाहिए, परफेक्ट, तो दिख रहा है, तो यहाँ पे लाइन खींच दो। अरे यहाँ पे लाइन खींच दो ना पेंसिल लगा के, हाँ क्या ना, तो स्केल मतलब इसका आईने का सहारा लेके यहाँ पे लाइन खींच दो पेंसिल से, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद वापस एक लाइन खींचो उस लाइन के ऊपर, है ना, तो वैसे ही देखो यहाँ पे मैंने किया, मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया, रैंडम पॉइंट, ठीक है, वो रैंडम पॉइंट पे एक मैंने लाइन खींची, रैंडम पॉइंट को एकदम सीधा रख के लाइन खींची, फिर उसके ऊपर एक और लाइन खींची, तो एक और लाइन खींची, बिल्कुल, है ना, तो एक देखो एक और लाइन खींच दी। तो ऐसे करके जो ये 5 लाइन सबको मिलेंगी ना, 5 पे स्लोप आपको निकालना है, 5 पे आपको स्लोप निकालना है। अच्छा मैंने क्या चालाकी की है, मैंने वो जो अपना स्टेडी स्टेट आया था ना 59 पे, तो 59 पे भी एक पॉइंट ले लिया, मतलब रैंडमली लिया, वो जानबूझ के लिया। देखो 58 दिख रहा है और 60 दिख रहा है, उसके बीच में 59 है ना, तो 59 पे एक और लाइन बनाई है, इसका फ़ायदा होगा आपको आगे। अरे बाकी सब रैंडम ले लो, जहाँ बनाने बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, जहाँ बनाने बनाओ, लेकिन एक तो कम से कम ऐसा ले लो जो स्टेडी स्टेट वाला हो, तो वो मैंने ले लिया। वैसे मेरा सजेशन तो ये रहेगा, जो आप 5 बना रहे हो ना, थोड़े से रेगुलर टाइप के पॉइंट्स पे बनाओ, ताकि आपको रीडिंग लेने में हार्ड ना पड़े। जैसे कि देखो ये थोड़ा सा रेगुलर, ये वाला इतना नहीं है रेगुलर, बट फिर भी ठीक ठीक है। जैसे इसको आप बोल सकते हो कि 64 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है मैंने, जैसे इसको हम लोग तो बोल ही सकते हैं कि हमने ये वाले को इधर जो है बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैंने बनाया किस पे बनाया है, 59 पे बनाया है ना, 59 पे बोल सकते हो, ये वाला 59 पे बनाया है। तो वैसे आप कोशिश करना कि आप है ना थोड़ा अच्छे वाले नंबर्स पे लो, तो पूरे नंबर्स पे लो, जैसे 64 हो गया, 62 हो गया,
59 हो गया, 57 हो गया, 56 हो गया, समथिंग लाइक दैट। तुम लोग वैसा लेना। मैं तो टीचर हूँ तो मैं कैसे भी बनाऊंगा, मुझे आ ही जाएगा आंसर, डोंट वरी, है ना, मुझे तो आंसर आएगा। लेकिन आप लोग अपने हिसाब से सोच के करिए ना। तो फिर ये जो पांचों मतलब लाइंस हैं, इन पे स्लोप निकालना है। तो मैंने स्लोप निकाल लिया, परफेक्ट पॉइंट्स ढूंढा, 2 परफेक्ट पॉइंट्स मिल गए, स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सबको मालूम है। ये पॉइंट 72 है और नीचे देखेंगे तो 50 है। हाँ क्या ना, 50 है। तो बेसिकली स्लोप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, तो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। बिकॉज नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि जब लाइन ऐसे खड़ी रहती है ना, ऐसे, तो पॉजिटिव स्लोप होता है, लेकिन जब लाइन ऐसे खड़ी होती है, ऐसे, तो नेगेटिव स्लोप होता है। समझ रहे हैं? ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। तो हमारी सारी लाइन्स ऐसी ही खड़ी है ना, इस तरीके से। ऐसे क्यों खड़ी है हमारी लाइन्स? क्योंकि हमारा ग्राफ ऐसा है। अरे हमारा ग्राफ ऐसा है ना, जब ग्राफ ऐसा होगा तो लाइन्स भी हमारी ऐसी खड़ी होंगी। ये दरअसल लाइन्स जानते हो क्या लाइन्स है? ये इस ग्राफ के टेंजेंट्स हैं, ग्राफ के टेंजेंट्स हैं। तो यही लाइन से हमें स्लोप मिलेगी। इस ग्राफ के टेंजेंट्स हैं, ये सब पांचों टेंजेंट्स हैं, अलग अलग 5 पॉइंट पे। समझ गए? तो टेंजेंट से ही हमें स्लोप मिलती है ना, टेंजेंट से स्लोप आती है। स्लोप का मतलब ही है tan थीटा। अकल के पुतलो, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से 5 ग्राफ बनाए, 5 स्लोप बना ली। तो स्लोप देखिए कितनी प्यारी प्यारी स्लोप आई हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहली वाली आई है 0.040, है ना, सबसे ज़्यादा खड़ा है ना ये ग्राफ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़ा है। तो ज़्यादा वाली स्लोप आई है 0.040। उसके बाद में स्लोप देखिए घट गई है 0.036, फिर स्लोप और घट गई है 0.035, फिर स्लोप और घट गई है 0.019, फिर और घट गई है 0.013। समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो? इस ग्राफ को आंखों में भर लो, ध्यान से एकदम देख लो, पॉज वॉज करके देखना, देख लो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा प्यारा सा ग्राफ बनाया हुआ है। अरे बहुत ही सिंपल है यार। तो आप है ना, जो लाइन को परपेंडिकुलर बना रहे हो ना, तो वो ऊपर भी बना सकते, नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। अरे लाइन तो लाइन होती है, कहीं भी परपेंडिकुलर बनाओ उसको, ठीक है? वही चीज़ आने वाली है। तो जैसे कि ये लाइन थी, तो उसको हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया, है ना। लेकिन जब दूसरी लाइन लिया तो उसको मैंने नीचे परपेंडिकुलर बनाया। फिर जब तीसरी लाइन लिया तो जगह नहीं थी, तो मैंने ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। तो चौथी लाइन के लिए उधर जगह नहीं थी ऊपर ना, तो नीचे परपेंडिकुलर बना दिया। पांचवी लाइन के लिए ऊपर परपेंडिकुलर बना दिया। ऐसे करके बनाते रहो। तो इस तरीके से आपको 5 स्लोप आ गई। अब अगला सवाल क्या है इस क्वेश्चन, मतलब इस ग्राफ के अंदर अगला क्या करना है? तो जैसा ग्राफ आना चाहिए था थीटा वर्सेस टाइम का, वैसा खूबसूरत सा ग्राफ हमारा भी आ चुका है ना, ऐसे गिरता हुआ। अच्छा, अब हाँ, आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि आपको है ना एक टेबल बनाना है जिसके अंदर ये सारी स्लोप्स, डी थीटा बाई डी टी का मतलब होता है स्लोप। तो स्लोप है ना, जितनी भी 5 स्लोप है ना, 5 स्लोप इधर लिखना है, और 5 टेम्परेचर जिस चीज़ पे आपने निकाला है स्लोप, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्लोप हमने कितनी निकाली है, इसकी स्लोप जो है ये फर्स्ट लाइन की स्लोप है 0.040 है, और 64.2 पे निकाला। अगर एग्जैक्टली देखूंगा ना मैं एकदम ईमानदारी से, तो 64.2 पे है, 64 पे नहीं है, 64.2। तो मुझे वही चीज़ यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो चलिए मैं लिखता हूँ। तो ये जो 5 स्लोप्स हैं, तो देखो जैसे पहली वाली आई थी कितनी, 0.040, 64.2 पे है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा लिसन, मैंने इसमें मॉड लगा दिया, बिकॉज मुझे माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मॉड लगा दिया, इसलिए मैंने सब प्लस में स्लोप लिखा है। फिर एक 36 आई थी, 35 आई थी, 19 आई थी, 13 आई थी। और कौन कौन से टेम्परेचर पे थी वो मैंने लिख दिया। देखो ना, 35 वाली 59 पे आई थी ना। अरे अकल के मतलब हाँ क्या ना। सो बेसिकली 35 वाली जो आई थी, ये देखो इधर क्या 35, ये वाली है ना, 35 वाली किधर गई? ये वाली 35, हाँ ये थर्ड वाली। सो 35 वाली जो है वो कौन से टेम्परेचर पे निकाला था? ये टेम्परेचर कितना है? ध्यान से देखो। सॉरी ये नहीं, अरे हाँ ये अरे बाबा, मैंने इतना दूर लिख दिया ना, इसलिए मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये वाला है। तो ये जो है तीसरी वाली लाइन, 1 2 3, तो तीसरी वाली जो लाइन है S3, तो उस पर जो स्लोप आई है 35 आई है। और वो 35 स्लोप कौन से टेम्परेचर पे आई है? तो आप टेम्परेचर देख सकते हैं, ये टेम्परेचर जो है 59 का टेम्परेचर, 59 का है, 59। समझ गए? अरे अकल के बुतलो, ध्यान से एक बार ग्राफ को अच्छे से देखो। तो बेसिकली ये वाला जो पहला वाला है ना, उसका स्लोप मैंने इधर लिखा है S1। फिर ये जो दूसरा वाला है उसका स्लोप मैंने यहाँ पे लिखा है S2। तीसरा वाली जो लाइन है, ये तीसरी वाली, इसकी स्लोप मैंने लिखा है यहाँ पे S3। जो चौथी वाली लाइन है वो ये है, उसकी मैंने स्लोप लिखा है S4। और जो ये पांचवी वाली लाइन है उसकी स्लोप मैंने यहाँ लिखा है S5। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ये जो 5 स्लोप आई थी, इन 5 स्लोप को हम लोग लेके क्या करेंगे ना, कि इससे एक ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? हम लोग ग्राफ बनाएंगे डी थीटा बाई डी टी अगेंस्ट थीटा वाला ग्राफ। तो वो ग्राफ गलती से यहाँ पे प्रिंट हो नहीं पाया था, बट मैंने यहाँ पे बना दिया है। वाई एक्सिस पे डी थीटा बाई डी टी रखेंगे, मतलब स्लोप्स रखेंगे, डी थीटा बाई डी टी। अरे भाई स्लोप्स रखेंगे, स्लोप्स। तो यहाँ पे स्लोप्स रखेंगे और यहाँ पे टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर थीटा रखेंगे, मतलब ये रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो बेसिकली ये वाला ग्राफ हमें प्लॉट करना है। तो देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए।
तो मैंने देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट किया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे सभी लोग। तो ये ग्राफ को मैंने ऐसे किया कि यहाँ पर मतलब जो है टेम्परेचर को 5, 10, 15, 20 ऐसे करके लेके पूरा थीटा प्लॉट किया है डिग्री सेल्सियस में। तो ये मेरा पूरा 0 से लेके 70 तक मैं चला गया हूँ, 70 तक, ठीक है। तो वैसे आपको मालूम होना चाहिए 70 तक तो हमारा टेम्परेचर था ही नहीं, है ना। 69 से तो हमारी रीडिंग स्टार्ट हुई है, तो 70 ठीक है, मतलब पूरी रेंज मैंने कवर कर ली, पूरी रेंज। तो बेसिकली ये 70 तक यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, और डी थीटा बाई डी टी जो हमारी स्लोप्स आई थी, ये देखो स्लोप्स देखो ध्यान से कैसी आई थी। स्लोप्स की जो वैल्यू है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बढ़ते बढ़ते 4 तक पहुंची है, मतलब 4 का मतलब 4 × 10⁻², समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। 4 × 10⁻² मतलब 4 तक जाना है अपने को। तो मैंने वाई एक्सिस पे इसे प्लॉट किया है, ध्यान से देखिएगा ज़रा। ये देखिए ध्यान से मेरा ग्राफ देखिए, वाई एक्सिस पे ध्यान से देखिए, बढ़ते बढ़ते मैं कहाँ तक गया हूँ देखिए। 4 × 10⁻²। स्केल पे भी लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर जो है वाई एक्सिस पे कितना है, 0.2 के बराबर, 0.2 × 10⁻² के बराबर है। तो वो लिख दिया मैंने, राइट। एंड एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री के बराबर है, बिल्कुल परफेक्टली लिख दिया है। तो इस ग्राफ को अच्छे से देखिए, बिल्कुल पॉज करके देख लीजिए, आंखों में भर लीजिए इसे। तो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो ये जो स्लोप से मैंने प्लॉट किए हैं, ये जो स्लोप से मैंने प्लॉट किए हैं, एंड आई होप कि अब तक आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, सॉरी, ये सीख गए हो गए आप, राइट। तो जब मैंने पांचों स्लोप्स 1, 2, 3, 4, 5 प्लॉट किया, तो इससे जो है मुझे एक स्ट्रेट लाइन आई है। क्या है, मुझे स्ट्रेट लाइन आई है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन आई है इससे, जो मुझे उस स्ट्रेट लाइन में करना क्या है कि जो 59 है ना, 59, ये देखो 55 है, 60 है, तो उसके 60 के 2 लाइन पहले जो 59 है वहाँ से ऐसा एक लेके जाना है ऊपर तक, टच करने से यहाँ पे एक लाइन टच हो रही है और इसे इस तरफ लेके आना है। तो θ2 पे डी थीटा बाई डी टी की जो वैल्यू है, अरे θ2 हमारा क्या था, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द लोअर डिस्क। तो लोअर डिस्क का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना था, 59। तो 59 पर जो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है जो कि 3.0 है, वो हमें यूज़ करना है। 3.0 का मतलब 3.0 × 10⁻², यानी कि 0.030, ये यूज़ करना है, ठीक है। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो चुकी है, तो इसी वैल्यू को भी हम लोग कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी एट θ2 0.030। तो ये हमें सेकंड ग्राफ से आ गया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है सेकंड ग्राफ से हमको ये वाली वैल्यू मिलती है, θ2 पे जो स्लोप की वैल्यू है वो मिलती है हमको। अब हमको ये कैलकुलेशंस करना है, तो आइए इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो है 4 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ द लोअर डिस्क। तो मास ऑफ द लोअर डिस्क कितना था, लोअर डिस्क का मास जो था वो था 900 ग्राम, यानी कि 0.9 किलोग्राम, 0.9। तो 0.9 किलोग्राम देखिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, कहाँ पे, मास में, अरे सॉरी इधर मास में 0.9 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलरेडी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है 389, ठीक है। सो लोअर डिस्क का जो मटेरियल है जो कि गर्म हो रहा है हीट देने से, उसकी स्पेसिफिक हीट 389 है, वो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 389, है ना, 389 स्पेसिफिक हीट ऑफ द लोअर डिस्क। तो वो भी मैंने लिख दिया 389। अब जो एक्स है, एक्स वो क्या था, थिकनेस था ना, करेक्टेड थिकनेस ऑफ द डिस्क। तो डिस्क की करेक्टेड थिकनेस कितनी थी, देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ था। अरे थिकनेस ऑफ द बैड कंडक्टर डिस्क कितना था, तो 0.672 था, है ना। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.672। फिर ये जो हमें मिला डी थीटा बाई डी टी कितना मिला, 0.030 मिला, है कि नहीं। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे 10⁻² क्या लिखा है, अरे अकल के बदलो 0.672, ये तो सेंटीमीटर में है ना। अरे ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू सेंटीमीटर में भाई, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज बाकी सब चीज़ें तो ऐसा यूनिट में है। तो मास हमने किलोग्राम में लिया है, स्पेसिफिक हीट को भी बिल्कुल ऐसा यूनिट में लिया है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। और ये आ गया आपका 0.030 जो कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू है, जो कि यहाँ से लिया है डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। अच्छा, अब नीचे आ जाओ, नीचे मतलब यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू, फिर डी की वैल्यू, डी कितना है हमारा, डायमीटर जो आया था, डायमीटर कितना आया था हमारा, ये देखो डायमीटर 11.43 आया था। बैड कंडक्टर का डायमीटर 11.43 था, लेकिन सेंटीमीटर में था, किसमें था, सेंटीमीटर में। तो उसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻, किधर गया, हाँ 10⁻² मल्टीप्लाई करके। तो डी स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया 11.43 × 10⁻² होल स्क्वायर। और जो θ1 - θ2 है, ये था पहला जो अपर चेम्बर, स्टीम चेम्बर का टेम्परेचर, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, स्टीम चेम्बर का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर माइनस लोअर डिस्क का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, यानी कि 99 और 59। अरे हमारा था कि नहीं था भाई, आया था कि नहीं आया था, कल के बदलो याद है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको आया था 99 एंड 59। तो वही हम लोग ने टेम्परेचर लेके 99 और 59 लेके जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं 99 - 59। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यू आई है 0.172 जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन, ठीक है, मीटर सेकेंड केल्विन, ये इसका यूनिट है। अच्छा, जूल पर सेकेंड को हम लोग पावर भी बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं, वाट।
इट्स नॉट वैट, वैट गलत प्रोनाउंसिएशन है, बहुत सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को मैंने वैट बोलते हुए देखा, बट इट्स नॉट वैट, इट्स अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, यू कैन नॉट चेंज इट एट योर ओन विल। सो बेसिकली इट्स वॉट। सो जूल पर सेकंड को वॉट कहते हैं, तो वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन, ये आपका यूनिट बन जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आया है, और ये ज़बरदस्त है, इसका क्या सबूत है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ इंटरनेट पे इसका आंसर चेक करके, क्योंकि हमारे पास जो बैड कंडक्टर है वो वुड है, और वुड की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो लाई करती है 0.1 से लेके 0.2 के बीच में, वही मैं आपको इंटरनेट पर भी दिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर आया है। अब आते हैं एरर कैलकुलेशन पे। तो ये एरर कैलकुलेशन है, डी बाई के करना है। अच्छा, मास जो हमने मेजर किया था उसमें गलती कितनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम की गलती थी, है ना, तो वो 0.001 किलोग्राम हो गया, तो मैंने वो लिख दिया। मास अपना 0.9 किलोग्राम था, वो लिख दिया। dx क्या है, ये जो हमने निकाला था ना स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे ये देखो ना इतना लंबा कैलकुलेशन करके इतना लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 3.15 × 10⁻³ तो वो dx की वैल्यू है, तो वो मैंने देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। और x की वैल्यू क्या है, x जो है अपना वही थिकनेस, करेक्टेड थिकनेस 0.673, अरे गलती से लिख दिया 67, कैलकुलेट 672 ही किया है बट लिख दिया 673, आई एम सॉरी। सो 672, ठीक है 672। तो बेसिकली ये जो है मैंने चीज़ें लिख दी हैं। उसके बाद अच्छा यहाँ पे रेशियो है, यहाँ पे आपको ऐसा ही सिस्टम और ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर है, ऊपर किलोग्राम है तो नीचे भी किलोग्राम है, ऊपर ग्राम है तो नीचे भी ग्राम है, ऐसा है, समझे। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचो मत ऐसे सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये रेशियो से रिलेटेड है। अच्छा, ये 2 तो एज इट इज लिख दिया। अच्छा, डायमीटर निकालने में हमारी गलती कितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, अरे जो डायमीटर निकाला था किस चीज़ से निकाला था हमने, अरे डिस्क जो थी ना इतनी बड़ी, उसका जो डायमीटर निकाला वो हमने निकाला था वर्नियर कैलिपर से। आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में, तो वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट होता है वही उसकी गलती हो सकती है, तो 0.01 की गलती, ठीक है, लिख दिया मैंने। और डायमीटर कितना आया था 11.43, अरे आया था कि नहीं आया था, इधर देखो 11.43 है ना, तो डायमीटर आया था 11.43, तो वो भी लिख दिया मैंने, देखो वो भी लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे 2 एज इट इज लिख दिया। अच्छा, टेम्परेचर निकालने में हमारी गलती कितनी हो सकती है, हमारा जो थर्मामीटर था उसमें मार्किंग्स आपने देखी थी ना, सबसे छोटी मार्किंग्स कितनी थी, लिस्ट काउंट कितना था उसका 0.5 डिग्री, अरे आधे डिग्री के बराबर था, आधा डिग्री सेल्सियस के बराबर का उसमें मार्किंग्स थी, तो यानी कि हमारी गलती आधे डिग्री की ही हो सकती है, आधे डिग्री की ही गलती हो सकती है, तो 0.5 डिग्री हो गया। और नीचे क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस वही 99 - 59 वाला है ना, अरे 99 - 59 तो 40 आता है। तो बेसिकली अच्छा, और स्लोप तो हमको एक ही आई, अरे परफेक्ट ग्राफ आया एकदम हमारा जो है, बेसिकली एकदम परफेक्टली ग्राफ आया था। तो इसमें डी स्लोप तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं, डी स्लोप तो इसलिए हम लोगों ने जो है बेसिकली डी स्लोप निकाला नहीं, तो फिलहाल के लिए आप डी स्लोप को 0 मान लें। तो वो जो अगर उसको 0 मान लेते हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे राइट में 0 लिख दिया है ना, डी स्लोप बाई स्लोप की वैल्यू 0 हो गई। तो फिर एरर कैलकुलेशन कैसे करेंगे आगे जाके, तो डी के का जो नीचे के लिखा हुआ था ना, के को राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ये जो के है, अरे जो के राइट साइड पे ले गए, और के की वैल्यू कितनी है 0.172, अरे यहाँ से निकाला ना के 0.172, ठीक है, तो वो राइट में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो पूरी चीज़ें आई हैं ना, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मैंने सब कुछ लिखा हुआ है एक एक करके, आप अपने हाथ से खुद चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो इतना आ रहा है, जिसको मैंने राउंड ऑफ किया है 3 डिजिट तक, तो 0.006 आ रहा है। तो अब हमारी रीडिंग क्या हो गई, 0.172 ± 0.006। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन स्लैब ऑफ वुड इज 0.172 ± 0.006 जूल पर मीटर सेकेंड केल्विन, जूल पर मीटर सेकंड केल्विन, समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब चलिए आइए इंटरनेट पे चलते हैं और देखते हैं कि सच में थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी है। तो देखिए इंटरनेट पे हम लोग आ चुके हैं गूगल पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड देखने के लिए। सो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वुड जो हमने देखा, देखो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0.1 से लेके 0.2 वॉट पर मीटर केल्विन आ रही है, 0.1 से 0.2, और हमारा आंसर कितना आया है 0.172। तो 0.172, 0.1 और 0.2 के बीच में लाई करेगा ना भाई, समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल परफेक्ट हमको आंसर आया हुआ है। तो हम लोगों ने बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट किया है, तो खुश हो जाइए। एंड बेसिकली अपना कमेंट ज़रूर लिख के मुझे बताइए कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, एंड आगे कौन सा एक्सपेरिमेंट चाहते हैं इस बारे में भी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।